चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का नाम आपके पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है। तो बच्चों, दो तरह के नंबर सिस्टम आपके पास मौजूद हैं और फिर जो अभी हमें पढ़ना है वो है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है। अब नंबर सिस्टम का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स आपके दिमाग में बहुत सारे नंबर सिस्टम आ सकते हैं। जैसे आपको पता है स्टूडेंट कि सबसे पहले जो डेवलप हुआ वो आपके पास नेचुरल नंबर्स था। सबसे पहले क्या आया स्टूडेंट्स आपके पास? नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स आपको पता है स्टूडेंट्स, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर आपके पास स्टूडेंट्स होल नंबर आया। होल नंबर आपको पता है स्टूडेंट्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर स्टूडेंट्स हुआ ये कि नंबर्स जो है वो आपके पास, जैसे कोई भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली ना, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x + 1 = 0। अब +1 यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1 हो जाएगा। सही है। तो अब माइनस में भी वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स आपके पास। कौन सी वैल्यूज आ गई? माइनस में वैल्यूज आ गई। तो फिर आपके पास क्या आ गए? इंटीजर्स आ गए। क्या आ गया स्टूडेंट्स? इंटीजर्स आ गए। बेसिकली इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं आपके पास किसमें स्टूडेंट्स? इंटीजर्स में आ जाते हैं। फिर वही आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, है ना। ये मैंने आपको क्या कहते हैं, क्लास मैट्रिक में ही पढ़ाया था स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा और बताऊंगा इस चैप्टर में भी। तो ये सारे नंबर सिस्टम, जब भी आप नंबर सिस्टम का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जाती हैं। सही है। तो इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे x² - 2 = 0, -2 इधर आके +2, फिर हम रूट करेंगे तो ये हो जाएगा x = +-√2। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये सारी रैशनल इरेशनल वगैरह नंबर्स की मौजूद है। सही है। अच्छा, ये तो हो गई सारी पुरानी बात स्टूडेंट्स, जो हमें पता है इन बारे में। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सही है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रियल नंबर के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। मैं पहले जरा एक ये बात याद रखें, एक चार्ट याद रखें। देखें, हमारा जो टॉपिक है ना वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह के नंबर्स मौजूद होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह रियल नंबर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है। एक होता है आपके पास रैशनल और एक आपके पास होता है इरेशनल। दो तरह के पार्ट्स होते हैं। और अगर रैशनल के भी डिवीजन में जाओगे, रैशनल के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपके पास इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, और एक होता है आपके पास फ्रैक्शन। इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो में जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। और फ्रैक्शन में भी दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है बेटा आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये पूरी बच्चों वाली बात है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो पता ही है आपको। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 3/4, तो न्यूमरेटर जिसका छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह का मैंने लिख दिया 7/3, तो ये इम्प्रॉपर होगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ये तो खैर हो गई पुरानी बात रियल नंबर्स की, इस पे मैं अलग से बात करूंगा आपसे। अभी मैं इमेजिनरी नंबर्स को थोड़ा एलिब्रेट करना चाह रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स हैं क्या और कहानी क्या है। स्टूडेंट्स अगर देखें, इमेजिनरी नंबर्स की बात मैं अगर कर रहा हूं तो मिसाल के तौर पे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली, x² + 1 = 0, +1 को उधर भेजोगे तो x² = -1। जब रूट शूट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा +-√-1। अब यहां पे कहानी आ गई कि सर
ये जो पिछले आपने ये एग्जाम्पल्स दी थी, इन सब का तो कोई ना कोई रियल सॉल्यूशंस होते हैं, इन सब के कोई ना कोई रियल सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन सर ये रूट में माइनस आ रहा है, रूट में क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है। सर रूट में माइनस आ रहा है तो ऐसी तो कोई सिचुएशन है ही नहीं है, इसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई रियल सॉल्यूशन बेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सर क्या मतलब, मतलब ये कि अगर आप ये लिखते हैं ना, देखें आप ये खुद देखें कि एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है -1। अब यहाँ पे एक्स की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि आपके पास माइनस आए, तो आप सोचते रहेंगे लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते जिसमें आंसर क्या है, आपके पास माइनस है। अगर आप ये देखें, आप सोच रहे हैं कि यार 1 का स्क्वायर कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर -1 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सर देखिए -1 तो नहीं आ रहा, -1 नहीं आ रहा, तो बेटा -1 अगर आ रहा है रूट के अंदर तो आप समझ जाएं इसको रिमूव करने का तरीका एक ही है। सर क्या तरीका, कि आप यहाँ पे लिखते हैं प्लस माइनस आयोटा। ये जो आयोटा है ना, ये जो आयोटा है ना स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी नंबर्स को शो करता है। किसको शो करता है, इमेजिनरी नंबर्स को। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यार जो रूट में माइनस में आंसर आ जाए, रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिन करते हैं हम, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिन करते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर देखें आप, यहाँ पे अगर मैं लिखूं +-2 आयोटा, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर्स है। अगर मैं लिख दूं +-3 आयोटा, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर रूट के अंदर वैल्यू पता है क्या आ रही है, -2 आ रही है, तभी मैंने क्या लिखा, 2 आयोटा। इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि रूट के अंदर -3 वैल्यू आ रही है। तो आप समझ जाए जहां भी आयोटा लगा हुआ है ना, वो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर अगर लिखा हो 1 आयोटा, तो 1 आयोटा का एक नाम है बेटा जिसे हम कहते हैं यूनिट। 1 का मतलब पता ही है आपको, यूनिट इमेजिनरी नंबर। 1 का मतलब क्या है बेटा, यूनिट इमेजिनरी नंबर्स। सही है। तो आपको क्या थोड़ी बहुत मेरी बात समझ आ गई सबको, यस और नो में रिप्लाई करें। सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात समझ आ गई? ओके, ठीक है। अब देखें इमेजिनरी नंबर्स के बाद स्टूडेंट्स, अब जो हमारा असल टॉपिक है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने आपको अभी ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट को तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया, और रियल पार्ट को देख भी लेते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको बताऊं, a + b आयोटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर कैसे पता चला? पता ऐसे चला बेटा कि ये जो पार्ट है ए, ये कोई भी रियल पार्ट हो सकता है, और ये वाला जो पार्ट है ये कोई भी इमेजिनरी पार्ट हो सकता है, कोई भी इमेजिनरी पार्ट हो सकता है। सही है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखूं 2 - 2 आयोटा, तो आप आसानी से बता देंगे कि सर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है। सर इसमें से 2 जो है वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, और सर ये 2 आयोटा ये आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सही है। इसी तरह अब एक और मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 4 - 7 आयोटा, तो बताओ बेटा इसमें रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जल्दी बताओ।
सर 4 रियल होगा, वेरी गुड, 4 रियल होगा और 7 आयोटा वाला क्या होगा आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि सर रियल और इमेजिनरी से ही मिलकर बनता है आपके पास क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको इस तरह की एग्जांपल दूं, किस तरह की एग्जांपल दूं बेटा, मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया -2 और -0 आयोटा, सही है, तो बताओ -2 और -0 आयोटा ये क्या होगा। सर ये 0 आयोटा की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये पूरा सिर्फ रियल ही होगा, क्योंकि इधर -2 आ रहा है और 0 आयोटा की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे लिखा -0 -2 आयोटा, तो सर ये सिर्फ आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि 0 कोई रियल नंबर हम इतना एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि 2 आयोटा का ही देखेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ एग्जांपल्स दी, जिसमें हमने ये देखा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। सर इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है, दैट्स इट। ठीक है, और ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, और इसको आप जरा ध्यान से कॉपी भी कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, देखें, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करवा सकता था, लेकिन आप लोग जानते हैं हमारे नेचर को कि सर पहले जो है वो कॉन्सेप्ट को पे बात करते हैं, एक्सरसाइज बाद में सॉल्व होती है। तो अभी मैं आपके शुरू के 1-2 दिन जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बनाऊंगा। ठीक है, लेक्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट होंगे, ताकि जब हम एमसीक्यूज की तैयारी करें तो उसमें भी आपको आसानी हो। अब ये चार्ट याद रखो, रियल नंबर में अब हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इर्रेशनल के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंस आपको मैट्रिक में भी तफसील से समझाया था, लेकिन अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं बेटा, दोबारा हम जरा सही से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आए। स्टूडेंट देखें, पहला आपके पास है रैशनल नंबर्स। क्या है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स। बच्चों देखें, रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, आपको मैं बता दूं यार, पढ़ना मसला हो जाएगा। A rational number, a rational number is a real number, is a real number that can be in the form of P upon Q, where P and Q are both integers, and Q is not equal to 0। अब इसका मतलब समझे आप बच्चों, देखें, रैशनल नंबर वो नंबर है जो P अपॉन Q फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स रैशनल नंबर। एक बात, और ये P और Q जो है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। सही है, सर मिसाल तो दें, मिसाल के बिना समझ थोड़ी आता है, पठान है हम। देखें यहाँ पे लिखा जैसे 3/4, सही है, और 4/3 या कुछ भी ले लो, मतलब जो फ्रैक्शन फॉर्म में जो दोनों इंटीजर हो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी, रैशनल नंबर की दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है रैशनल नंबर का, वो ये है कि रैशनल नंबर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल को हम रिकरिंग भी कहते हैं स्टूडेंट्स, रिकरिंग डेसिमल, जिसमें ऑल इंटीजर एंड ऑल फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है, बताओ। फाइनाइट का मतलब किसी को पता है आप में से, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल। गलत बता रहे हैं आप लोग, चलें कोई बात नहीं।
चलो सुनो, फाइनाइट नंबर वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो खत्म हो जाते हैं, लिमिटेड नंबर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनाइट। ठीक है, अब कह क्या रहे हैं कि रैशनल नंबर जो है वो रिपीटिंग डेसिमल हो, मतलब उसके फ्रैक्शन का जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी वो रिपीट होंगे पॉइंट के बाद नंबर्स। ठीक है, इसी तरह उसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। और रैशनल नंबर का जो आंसर होगा ना वो फाइनाइट डेसिमल होगा, यानी कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाएगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा, जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब रैशनल नंबर के पॉइंट्स, पहली शर्त यह है कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो, दूसरी शर्त यह है कि फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड करने के बाद जो उसका आंसर हो वो रिपीटिंग डेसिमल हो, और तीसरी शर्त यह है कि वो खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगर खत्म नहीं हो रहा तो कम से कम रिपीटिंग डेसिमल हो। तो तीन बातें याद रखनी है आपने किसमें, रैशनल नंबर में। अब एग्जाम्पल दूंगा, सब समझ आ जाएगा। देखो 0.333 एक एग्जाम्पल, दूसरी 1.0342424 दूसरी, 2√9 -1 -4/7 और 0.97। ये एग्जाम्पल्स क्यों दिया, सुनो। पहली एग्जाम्पल 0.333, सर सेम पैटर्न चल रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है, सर ये रैशनल नंबर होंगे। दूसरी एग्जाम्पल सर 1 पॉइंट, अच्छा जरूरी नहीं है कि रिपीटिंग जो है वो पॉइंट के फौरन बाद शुरू हो जाए, नहीं, देखो तीसरे चौथे से भी स्टार्ट हो गई यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल, 42424 इस तरह चल रहा है, तो ये भी रैशनल। सर 2 भी रैशनल, क्योंकि 2 को आप इस तरह भी लिख सकते हो 2/1, और हमने यही बात करी है सर कि जो भी फ्रैक्शन नंबर में होता है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। √9, जाहिर है सर √9 का आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 आपका एक रैशनल नंबर है। -1 रैशनल नंबर, 4/7 रैशनल नंबर। अब ये देखो 0.97 पे खत्म हो गया, कुछ रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, तो जो वैल्यू टर्मिनेट हो जाए वो भी आपके पास किस में आ जाएगी स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन, हरी अप जल्दी। ओके मरियम, ओके अबू बकर, ओके आमना, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको जरा इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं बच्चों, कि इररेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपसे इररेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो सिंपली यार इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे बात करूं, एन इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। याद रखिएगा, रैशनल नंबर हो या इररेशनल नंबर हो, ये दोनों किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं, सही है। तो इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर that cannot be written, as simple fraction, मतलब आप इनको सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। दूसरी शर्त क्या है कि ऑल नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा स्टूडेंट्स, डेसिमल आर इररेशनल। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना खत्म होने वाले, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, नॉन रिपीटिंग का मतलब चलते जो जा रहे हैं लेकिन कोई वो रिपीट भी नहीं हो रहा नंबर, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं। अगर मैं आपसे एग्जांपल्स की बात करूं कि एग्जांपल क्या है आपके पास, तो एक मिसाल के तौर पर √2, √3 या √2/3 या पाई, ये सारे नंबर स्टूडेंट्स आपके पास इररेशनल है। अब देखें रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका स्क्वायर नहीं बनता हो, जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। अब आप बोलेंगे सर ये वाली एग्जांपल तो आपने फ्रैक्शन में ले ली और आप खुद कह रहे हैं कि फ्रैक्शन में क्या होता है, रैशनल में आता है, लेकिन बेटा ये देखो ना यहाँ पे √2 है, क्या है, √2 है,
तो रूट वाली वैल्यूज जो होती हैं बेटा वो आपके पास इरेशनल नंबर्स में आती हैं। अब पाई की वैल्यू देखें, पाई आपका मशहूर इरेशनल नंबर है। सर कैसे? देखें, पाई की कैलकुलेटर से जब वैल्यू निकालेंगे वो आएगा 3.142 समथिंग, और पाई की एक और वैल्यू क्या होती है 22/7। तो इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में थोड़ा फर्क होगा। जो वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालेंगे वो एक्यूरेट वैल्यू होगी, और जो ये 22/7 करेंगे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और ये भी चलती चली आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये आपके पास इरेशनल नंबर्स में आता है। तो स्टूडेंट देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम कल जो है मजीद वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई आपको? बता दें।